कल 20 जून को होने वाली परीक्षा से पहले ये 50 प्रश्न जरूर देख ले। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की 100% गारंटी है। अगर आपका लक्ष्य अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोलपुरम शहर की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने जो कि ये गंगई कोंड चोलपुरम शहर की स्थापना की थी, याद रखना है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए विजयालय था। कि चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? तो याद रखना है राजराज प्रथम ने। और चोल शासक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन थी। तो आपको याद रखना है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारण बनने वाले प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है? तो याद रखना जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर है, याद रखिएगा। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो याद रखना जो कि ये मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू बुखार फैलता है। मलेरिया का दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? तो याद रखना ये जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो याद रखना है प्लाज्मोडियम की खोज जो कि यहाँ पे अल्फोंस लेवेरन ने किए थे और कब? तो 1880 में किए थे। तो याद रखना है 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान करता है? तो याद रखना 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 263 है नो। तो ये जो कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ये जो कि वित्त आयोग से संबंधित है, याद रखिएगा। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये जो कि अनुच्छेद 312 के तहत होता है। तो आपको याद रखना है 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कुक है, याद रखना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो ये जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पे ड्रैंकेसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो याद रखना है 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध किससे है? तो देखो ये जो कि गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध है नो, तो ये जो कि सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है, याद रखिएगा। और सरकारी प्रतिभूतियों को गिल्ट एज्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जोखिम लगभग शून्य होता है, इसलिए कहा जाता है। और भारत में प्रतिभूति बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो सेबी नियंत्रित करता है। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1988 में हुई थी। और वैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 में मिला। तो याद रखना है 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो अभिकथन में है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। तो ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य पर जो कि ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है। और कारण में है कि भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान के कारण संवहन धाराएं हवा को अधिक ऊंचाई तक ढकेलती हैं, ये भी कथन सही हो जाएगा। और ये जो कि आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखते हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो देखो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है लगभग 13 किलोमीटर होती है। और क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो क्षोभ मंडल में अगर ऊंचाई बढ़ने पर जो कि तापमान घटता है, कितना घटता है? तो प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। और समताप मंडल किसके लिए आदर्श माना जाता है? तो ये जो कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। तो आपको याद रखना है ये सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का, यहाँ पे देखो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को, याद रखिएगा।
और उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन किसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो याद रखना जहांगीर के। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस मुगल शासन के काल को कहा जाता है? तो अकबर के कहा जाता है। तो याद रखिएगा 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा होता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अपेंडिक्स जो है नो तो ये जो कि अंतनाल से जुड़ा होता है। और अंतनाल किस अंग का हिस्सा है? तो ये जो कि बड़ी आंत का हिस्सा है, याद रखिएगा। पचे हुए भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो ये जो कि कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। और मानव शरीर में अपेंडिक्स कैसा अंग है? तो ये जो कि एक अवशोषी अंग है, याद रखना है। तो याद रखिएगा 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना भाग 6 में किया गया है संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख। और केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 1983 में कौन सा आयोग बना था? तो सरकारिया आयोग बना था, याद रखना। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से। और भाग 20 में क्या वर्णित है? तो याद रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो याद रखिएगा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डंकन पैसेज किनके बीच स्थित है? तो याद रखिएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कि डंकन पैसेज है नो तो ये जो कि दक्षिण अंडमान और जो कि लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, आपको याद रखना है। और 10 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है? तो याद रखना है जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो कि यहाँ पे सैडल पीक है, जो कि ये उत्तरी अंडमान में है, याद रखना है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो याद रखना है जो कि बैरन द्वीप में, याद रखना जो कि बैरन द्वीप कहाँ पे है? तो अंडमान सागर में है। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता निर्धारित करें। तो देखो कथन ए में है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है। तो नहीं, ये जो कथन है तो ये तो बिल्कुल गलत है। और कथन 2 में है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो देखो ये कथन सही है। ये जो कि कथन है नो तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है, ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो देखो इसमें जो कि ये तो गलत हो जाएगा और केवल 2 सही है, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 11 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे जो कि ये परीक्षा उपयोगी तथ्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो इसमें महान्यायवादी को मतदान का अधिकार क्यों नहीं है? तो जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, तो क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता इसलिए उसको मतदान का अधिकार नहीं है। तो ये जो कि कथन जो कि एक में हम देखे तो वो तो गलत था। और भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये जो कि महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो कि अनुच्छेद 76 में है, याद रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किन दो के बीच व्युत्क्रमण संबंध को दर्शाता है? तो याद रखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर को जो कि ये फिलिप्स वक्र दर्शाता है। और यहाँ पे लाफर वक्र क्या दर्शाता है? तो देखो ये जो कि कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। और यहाँ पे कुजनेटस वक्र क्या दर्शाता है? तो जो कि ये आर्थिक विकास और आय की असमानता को असमानता के बीच संबंध को दर्शाता है। तो याद रखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन और इसमें है, यदि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ बढ़े तो उस स्थिति को क्या कहता है? तो उस स्थिति को जो कि स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर किए थे। और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला गीत किसने लिखा था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रस्तुत किया गया? तो ये जो कि कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था। और यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के
बनारस अधिवेशन जो कि जहाँ स्वदेशी को समर्थन मिला की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें जो कि इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के तापमान, प्यास, भूख और नींद को नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा ये जो कि हाइपोथैलेमस है नो, तो ये जो कि मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो कि शरीर के तापमान, प्यास, भूख, नींद को नियंत्रित करता है। दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने का कार्य कौन करता है, तो थैलेमस करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो याद रखना जो कि सेरिबेलम। और पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो याद रखना जिब्राल्टर जल संधि जो है नो, तो ये जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। और लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो याद रखना जो कि बाब अल मंडेब जल संधि, तो आपको याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, और देखो यहाँ पे एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो याद रखना बेरिंग जल संधि अलग करती है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनसे जुड़ी नदियाँ, तो देखो ये जो कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी पे है। हड़प्पा जो कि रावी नदी पे है। कालीबंगा जो कि घगर नदी पे है, याद रखना। लोथल जो भोगवा नदी पे है, तो आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का जो कि 4 हो जाएगा, तो याद रखना है इसका आंसर, तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कुछ तथ्य भी हैं। और यहाँ पे हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो ये जो कि रावी नदी पे, याद रखना ये रावी नदी पे है, और ये जो कि दाएं तट पर है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के, पाकिस्तान के जो कि लड़काना जिले में है, याद रखिएगा। रोपड़ जो कि पंजाब में है, और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये जो कि सतलुज नदी पे स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा कितनी, वर्तमान में कितनी है, तो देखो ये जो कि इसकी बड़े राज्य का पूछा है, तो बड़े राज्य के लिए जो कि 95 लाख रुपये है, याद रखिएगा। और छोटे राज्य के लिए लोकसभा चुनाव की खर्च सीमा कितनी है, तो 75 लाख रुपये है। और बड़े राज्यों में विधानसभा यानी कि एमएलए चुनाव खर्च की सीमा कितनी है, तो 40 लाख। और चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है, तो अनुच्छेद 324 के तहत, तो आपको याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो कि लॉरेंज वक्र का उपयोग है नो, तो ये जो कि आय की समानता मापने के लिए किया जाता है। लॉरेंज वक्र का गणितीय प्रतिपादन क्या कहलाता है, तो गिनी गुणांक कहलाता है। यदि गिनी गुणांक 0 है तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो कि पूर्ण समानता हो जाएगा। और यदि गिनी गुणांक 1 है तो इसका अर्थ जो कि पूर्ण असमानता होता है, तो याद रखिएगा 18 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में रेडियो एक्टिविटी की एसआई मात्रक क्या है, तो याद रखना 19 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या होता है, तो जो कि यहाँ पे बेकरेल होता है रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई। और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो याद रखना हेनरी बेकरेल ने किए थे। और रेडियम और यहाँ पे पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो याद रखना जो कि मैडम क्यूरी और जो कि पियरे क्यूरी ने किए थे। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए होता है, तो याद रखना जीवाश्मों के, तो याद रखिएगा 19 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो कि कौन सा है, तो कर्नाटक है। भारत में उगाई जाने वाली कॉफी की सबसे लोकप्रिय किस्म कौन सी है, तो याद रखना जो कि यहाँ पे अरेबिका और जो कि रोबस्टा है। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम हो जाएगा। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल, तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में पुणे में जो कि सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी,
तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना जो कि महादेव गोविंद रानाडे थे। और मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? तो याद रखना जो कि बाल गंगाधर तिलक ने। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथनों और कारणों का ध्यान पूर्वक पढ़े। तो देखो ये जो कि अभिकथन ए में है कि लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ये कथन सही हो जाएगा। और जंग लगने के दौरान लोहे का वजन घट जाता है, ये गलत हो जाएगा। जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी इसमें हो जाएगा। तो देखो ये जो सत्य है लेकिन आर असत्य है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखो यहाँ पे लोहे में जंग लगने पर वजन क्यों बढ़ता है? तो क्योंकि लोहे के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन और नमी जुड़कर आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं, इसलिए जो कि हमने ऊपर देखा था। तो यह जो कि यहाँ पे कारण जो है आर तो गलत था। और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ये भी याद रखना है। और जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखना Fe2O3.NH2O होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श किस देश के क्रांति से लिए गए हैं? तो ये जो कि फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, याद रखना है। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये जो कि रूस की क्रांति से ली गई है, जो कि 1917 में हुआ था। और संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। तो याद रखिएगा 23 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की इकाई है? तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का। और यहाँ पे SDR को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखना जो कि पेपर गोल्ड कहा जाता है। और यहाँ पे IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है, जो कि अमेरिका में है। और SDR जो कि यहाँ पे बास्केट में मुख्य रूप से कितनी मुद्राएं शामिल है? तो 5 हैं, जो कि 5 में डॉलर है, यूरो है, युआन है, येन है और जो कि पाउंड है। तो याद रखिएगा 24 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज यानी कि 8 महान तेलुगु कवि किस विजयनगर शासक के दरबार को संबोधित करते थे? तो ये जो कि कृष्णदेव राय के जो कि शासन काल के दरबार को संबोधित करते थे। तो याद रखिएगा 25 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का ने, जो कि 1326 में की थी, याद रखना है। अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख कवि कौन थे? तो याद रखना है आलासानी, जो कि यहाँ पे पेद्दना थे। और यहाँ पे कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध तेलुगु रचना कौन सी है? तो याद रखना है अमुक्ता मालयादा है। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो याद रखना 26 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में जो कि इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। और धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो अपने पास तो 14 दिनों तक। और क्या धन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो नहीं बुलाई जा सकती है, याद रखिएगा। तो 26 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भौतिकी में प्रकाशिक तंतु मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कि है ना, तो ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। रेगिस्तान में मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है? तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरे का चमकना किस घटना के कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और यहाँ पे शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाला जो कि यहाँ पे एंडोस्कोप किस पर आधारित है? तो ये जो कि ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित है। तो याद रखिएगा 27 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द किया था? तो याद रखना लॉर्ड रिपर ने रद्द किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक
किसे कहा जाता है, तो याद रखना लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1881 में भारत की पहली नियमित दशकीय जनगणना किसके किसके शासन कार्यकाल में शुरू हुई, तो लॉर्ड रिपन के। तो याद रखिएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करें विटामिन और उसके रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखो ए में है, ये जो कि ए का 3 हो जाएगा। ए का जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, याद रखिएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो बी का कौन सा हो जाएगा, तो बी का 4 हो जाएगा जो कि एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पे सी का कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा जो कि यहाँ पे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और डी का कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। तो आपको इसको याद रखना है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पे है। तो देखो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन बी और सी जो है ना, तो ये जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन ए, डी, ई और के हैं, याद रखिएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुराने मीठे पानी की झील बैकाल झील किस देश में स्थित है, तो याद रखना ये जो कि बैकाल झील है ना, तो ये रूस में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुप्रियल झील है, याद रखना है। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखना है जो कि वन झील है, ये जो कि तुर्की में है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है, तो याद रखना टिटिका झील है। और ये कहाँ पे है, तो याद रखना एंडीज पर्वत पे। तो आपको याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार वैज्ञानिक आधार पर किसने किया था, तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। किसने, तो देखो डॉक्टर पीवी एंड डॉक्टर वी के आर बी राव ने जो कि ये राष्ट्रीय आय की आकलन पहली बार वैज्ञानिक आधार पर किए थे। और भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ करता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है, तो याद रखना 2011-12 जो कि ये आधार वर्ष है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में एक्वारेजिया या अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, तो याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 3:1 होता है। और यहाँ पे एक्वारेजिया का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है, तो सोने और प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को गलाने के लिए होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा HNO3 है। और मानव आमाशय में भोजन को पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, तो किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, याद रखिएगा। और संविधान की मूल प्रति में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8, याद रखना है। मतलब संविधान जब बना तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी, अभी 12 है। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता निर्धारित करें, तो कथन ए में है कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी कथन सही है। और कथन 2 में है कि जैन धर्म का प्रथम विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में मौर्य काल में हुआ था। तो देखो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, याद रखिएगा। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक जो कि ऋषभ देव थे। जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और काशी के जो कि यहाँ पे इक्ष्वाकु वंशीय राजा राजा अश्वसेन की पुत्र थे, ये जो कि कौन? पार्श्वनाथ। और यहाँ पे भद्रबाहु के अनुयायी जो नग्न रहते थे तो क्या कहलाते थे? तो वो दिगंबर। और स्थूलभद्र के अनुयायी जो कि सफेद वस्त्र वाले थे तो वो श्वेतांबर कहलाए। तो आपको याद रखना है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो अपने प्रवाल भित्ति के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी किस दुर्लभ समुद्री स्तनधारी जीव के संरक्षण के लिए जानी जाती है? तो याद रखना जो कि डुगोंग के लिए। और मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो याद रखना भारत और श्रीलंका के। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखना है जो कि हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कड़ाई से लागू किया था? तो याद रखना है किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस नए विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए रियासत की स्थापना की थी। और सैनिकों को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना रखने की नींव किसने रखी थी? तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने। वो यहाँ पे घोड़े को दागने और सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस वर्णक द्वारा किया जाता है? तो याद रखना 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो कि हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाई जाती है? तो लोहा। रक्त का लाल रक्त करिका यानी कि करिकाओं यानी कि आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन, याद रखना है। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना है 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो कथन ए में है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तो उतने के लिए की जाती है। ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 में है कि सीएजी भारत की संचित निधि से सरकार को धन निकालने से अंतिम यहाँ पे मंजूरी देती है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देखो केवल एक सही हो जाएगा। तो याद रखना 38 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखो। और यहाँ पे भारत की यानी भारत की संचित निधि से धन निकालने की मंजूरी कौन देता है? तो ये जो कि केवल संसद देता है, सीएजी नहीं देता है। तो इसलिए जो कि कथन हमने दो ये जो कि गलत हो जाएगा, ऊपर जो हम देखे थे। और संविधान के किस अनुच्छेद में सीएजी के पद का प्रावधान है? तो याद रखना अनुच्छेद 148 में है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे किस संसदीय समिति को सीएजी का मार्गदर्शक मतलब मित्र और दार्शनिक कहा जाता है? तो लुक लेखा समिति को। तो आपको याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना कब किया गया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को, जो कि यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है जो कि सर यहाँ पे ओसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है जो कि सीडी देशमुख थे। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुलेरू झील जो मीठे पानी की एक बड़ी झील है किन दो नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है? तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच स्थित है कुलेरू झील। और यहाँ पे कुलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। और यहाँ पे पूर्व भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है मणिपुर, जिसमें यहाँ पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि यहाँ पे केईबुल लामजाओ है। तो ये भी आपको याद रखना है। 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान लखनऊ यानी कि
अवध से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने? तो बेगम हजरत महल ने किए थे। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से जो कि नाना साहेब और तात्या टोपे ने किए थे। और बिहार से किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किए थे। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका जो यहाँ पे ये जो कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है नो, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, याद रखिएगा। और यहाँ पे ओजोन परत के संरक्षण से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? तो ये जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था। और क्योटो शहर किस देश में स्थित है जहां यह समझौता 1907 में हुआ था, अपनाया गया था? तो ये जो कि जापान में है। और यहाँ पे आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ? तो रामसर जो कि सम्मेलन हुआ है। तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करने को पूछा है भारतीय संविधान के स्रोत और संबंधित देश। तो देखो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, 3 इसका होगा। और ये जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है नो, तो ये जो कि आयरलैंड से लिया गया है। और समवर्ती सूची ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना ये जो कि है नो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो याद रखना ये जो कि है नो, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिक किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। और यहाँ पे आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से, याद रखना। और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखना सोवियत संघ से। तो याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो इसका अर्थ है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, इसका अर्थ हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट यानी किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो याद रखना अनुच्छेद 226 के तहत। और भारतीय संविधान के कितने प्रकार के रिट का उल्लेख है? तो याद रखना 5 प्रकार के। कौन कौन से है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, और यहाँ पे अधिकार परीक्षा है। तो आपको याद रखना है 44 का आंसर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि श्योरमन समिति के सिफारिश पे की गई थी नाबार्ड की स्थापना। और नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे है कि यहाँ पे नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से सुधार से है? तो याद रखना बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? तो याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समताप मंडल में, जो कि इसमें ओजोन गैस की सर्वाधिक क्या होता है? तो सांद्रता पाई जाती है। और ओजोन परत हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से, याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पे डॉप्सन है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो देखो अभिकथन ए में है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और यहाँ पे लाल मिट्टी में जो कि फेरिक ऑक्साइड मतलब लोहे के यौगिक की प्रचुरता होती है।
इसलिए ये क्या होता है, तो लाल होता है। तो देखो ये जो कि इसका ये दोनों कथन सत्य है और आर ए का भी जो ये का सही स्पष्टीकरण करता है, व्याख्या करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो याद रखना है 47 का आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हुआ है। और यहाँ पे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी, ये भी याद रखना है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुल मिट्टी। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। तो आपको ये सब याद रखनी है। और यहाँ पे देखो 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था, तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, सीताध्यक्ष। और देखो मौर्य काल में राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था, तो याद रखना सीता कहा जाता था। और यहाँ पे टकसाल के प्रमुख को मौर्य काल में क्या कहा जाता था, तो याद रखना है लक्षणाध्यक्ष कहते थे। और वाणिज्य और व्यापार के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो याद रखना पर्णयाध्यक्ष कहते हैं। तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन में देखो 49 नंबर क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के अनुसार जब कोई लिफ्ट यहाँ पे एक समान त्वरण से नीचे की ओर जाती है तो उसमें खड़े व्यक्ति आभासी वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तब वो जो कि आभासी वजन घटा हुआ महसूस होता है, याद रखना है। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो वजन कैसा महसूस होता है, तो बढ़ा हुआ। और यदि लिफ्ट देरी से अचानक टूट जाए, मतलब यहाँ पे मुक्त रूप से गिरते समय, तो व्यक्ति का वजन कैसा लगेगा, तो शून्य। तो याद रखना है ये आपको। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखो यहाँ पे इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है कि यदि लिफ्ट जो कि एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब समान रहेगा, ये भी याद रखना है। और देखो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 50 का आंसर। और देखो यहाँ पे किसी भी भारतीय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखना जो कि लीला सेठ थी, और जो कि हिमाचल प्रदेश के। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखना सुचेता, जो कि यहाँ पे कृपलानी थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखना कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।